2 अप्रैल को जो हिंसा हुई, हिंसा में जो जिन लोगों की दुकानें जली, मकानात जले, उसके बाद यहाँ के हालात ये हैं कि यहाँ यह प्रॉपर्टी बिकाऊ हो के पोस्टर्स लेकर के अपनी प्रॉपर्टी के सामने खड़े हुए हैं। इनको लगता है कि अब यहाँ जिस तरीके की हिंसा हुई, जो यहाँ बीता इनके ऊपर, उसके बाद ये यहाँ नहीं रह सकते। ये आलम ये है कि अभी पलायन को मजबूर हो चुके हैं और पलायन की स्थिति है। पलायन करना चाह रहे हैं सर, हमारे पास कुछ भी रास्ता नहीं है। अब यहाँ से पलायन करने के लिए ही मजबूर हैं। हमें हमारी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है। बाजारों का जो पैसा है वो भी हमें देना है, तो मजबूरन हमें हमारी प्रॉपर्टी बेचकर ही जाना पड़ेगा। और यहाँ पर दहशत का माहौल है, इसमें हम जी भी नहीं सकते हैं और आगे भी हमारे साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। और भी हो सकता है, ऐसा हिंसा कभी भी हो सकती है, इसलिए हमें अब रहना नहीं यहाँ पर। तो आप लोग इस तरीके से? जी सर, हम भी यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि इन लोगों से हमको बहुत डर, हमारे अंदर बहुत डर बैठ चुका है और हम लोगों को ये आगे भी मार सकते हैं, हमारी जान को भी खतरा है। तो यहाँ के जो हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक आपको वो सच्चाई दिखा रहा है कि पलायन पर मजबूर हुए ये लोग वो हैं जिनके जहन में एक दहशत जो है वो बना दी गई है। आप तस्वीरों को देखने के बाद देखेंगे कि ये दुकान, जो मकानात थे, ये इन्हीं के थे, लेकिन अब ये जल चुके हैं। यहाँ दुकानें पहले लूटी गई, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा हुई, आग लगाई गई और उसके बाद अब ये पलायन को मजबूर, ये वो लोग हैं जिनके जहन में एक दहशत का माहौल है। करौली में आज 2 घंटे की कर्फ्यू में छूट मिली है। करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया हमारे साथ में मौजूद हैं। राजौरी साहब, अभी 2 घंटे की छूट आज मिली है कर्फ्यू में ढील की, हालात क्या हैं? देखिए, कल प्रशासन से मिलके हमने तय किया था कि 2 घंटे की छूट अभी 9 से 11 बजे तक दी जाए और लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं, चाहे परचूने की दुकानें हों, दूध की हो, फल फ्रूट्स की, सब्जियों की दुकानें हों, मेडिकल की दुकानें हों, ये खोलकर लोगों को अपनी आवश्यक चीज़ों का संग्रह करके उनका दिनचर्या सामान्य हो, इसकी कोशिश की गई है। मैं खुद सुबह से, जब से कर्फ्यू खुला है, पैदल घूमकर प्रत्येक गली गली का निरीक्षण कर रहा हूँ ताकि लोगों की दिनचर्या सामान्य बने, उनको सभी आवश्यक चीज़ें मिलें, कोई दिक्कत हो तो उनको दूर किया जाए। बस मनोज जी, जो रिपब्लिक ने सच दिखाया, बहुत सारी चीज़ें जो दिखाने की कोशिश की, आज हालात ये हैं कि जिन लोगों की दुकानें जली हैं वो पलायन को मजबूर हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज अपनी प्रॉपर्टी बेच करके जाने को मजबूर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी दुकानें जलती हुई देखी, लुटती हुई देखी। दंगों में जिनके मकान जल गए, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बाहर लिख दिया कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है, हम लोग नहीं रह सकते इस दहशत के माहौल में। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है निश्चित रूप से, जो जिन उपद्रवी तत्वों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु समाज के लिए बड़े आतंक की परिस्थितियां पैदा कर दी, दहशत का माहौल पैदा कर दिया, ये बड़ा गंभीर है। प्रशासन का जो संपूर्ण फेल्योर है, राज्य सरकार इसमें संपूर्ण रूप से फेल्योर है। मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था संभालने के बजाय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दोष देने का काम कर रहे हैं। प्लान नहीं लगता कि किसी की प्रॉपर्टी को यहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है? यहाँ लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, उनके जहन में इतनी दहशत है कि अब वो यहाँ रहना पसंद नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि हम कहाँ रहें, हमारा सब कुछ तो जल गया, हमारी दुकानें लूट गई, हम बर्बाद हो गए। हम तख्तियाँ लोगों ने हाथों में ले रखी हैं कि हम लोग पलायन करने को मजबूर हैं, ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है। देखिए, जिस तरीके से एक मुस्लिम संगठन, जिसका नाम आपको भी मालूम होगा, केरल से निकलकर राजस्थान में आया, उस मुस्लिम संगठन में यहाँ पर राजस्थान की गहलोत सरकार से अनुमति लेकर रैलियां की, प्रदर्शन किए, उनको राजस्थान में बदसूर उनको प्रोत्साहन और समर्थन जारी है। उस संगठन का भी यहाँ पे हाथ होने का एक सूत्र हमारे पास में जानकारियां आ रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पे भी ऐसी परिस्थितियां हैं, पहले दंगे करवाए जाएं, दंगे कराने के बाद में जो शांत प्रिय समाज है उस समाज को डराया जाए, धमका जाए। और डराने का पहला तरीका था कि शांतिपूर्ण रैली जो निकल रही थी उसके ऊपर सुनियोजित तरीके से पथराव किया जाए और जानलेवा हमला किया जाए, लाठियों से, सरियों से, चाकुओं से लोगों को मारा जाए और रिएक्शन में कुछ दुकानें कुछ उनके साथ मिले हुए अपराधियों ने जलाई है, तो उनको सख्त से सख्त सजा मिले। तो और ये प्री प्लान था कि ये प्रॉपर्टियां जो हैं ये पूरी की तरीके से ले ली जाएं, इसी तरीके से डर का माहौल बना? देखिए, आप हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश से लेके, देवबंद से लेके और आप मुजफ्फरनगर से लेके और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, पश्चिम बंगाल में आइए, तो यहाँ तक जहाँ जहाँ भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जैसे संगठन, ऐसे जो बड़े आतंकवादी संगठन जिनका उद्देश्य इस्लाम के नाम पर आतंकवाद को फैलाना है, उनका एक साजिश सूचीपूर्वक लग रही है। तो राज्य के प्रशासन को, राज्य की सरकार को और समाज को एकजुट होकर ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों का सामना करने का समय आ गया है। एक इनपुट और निकल के आया है कि जब ये हिंसा हुई 2 अप्रैल को, उससे 1 हफ्ते पहले, 1.5 हफ्ते पहले 2 जमातों ने यहाँ जलसे किए थे और वहीं से ही ये प्लानिंग बनना शुरू हो गई थी। देखिए, निश्चित रूप से बहुत गहन ही इन्वेस्टिगेशन का विषय है ये,
क्योंकि जिस तरीके से यहाँ हमला किया गया, जिस तरीके से टनों पत्थर छतों पे थे, मैंने खुद नहीं जाके देखा। ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कब यात्रा यहाँ से निकले और कब इनको हम जानलेवा हमला करें। और 50 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सैकड़ों लोग घायल होकर अस्पताल में नहीं पहुंचे हैं। एक आतंक का भय वातावरण का मनाया गया ताकि शहर छोड़कर लोग चले जाएं। ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मैं लगातार एक एक गली गली गांव घूम रहा हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि या तो ये प्रशासन सख्ती से अपराधियों पे कार्रवाई करे, नहीं तो हम समाज के साथ मिलकर इस चीज़ को, जो विदेशी ताकतें हैं, जो आतंकवादी ताकतें हैं, जो धर्म के नाम पर हमारे करौली शहर में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं, इनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक अंतिम सवाल है कि अमीनुद्दीन जो कि यहाँ के कांग्रेसी पार्षद हैं, उन्होंने एक दिन पहले कहा कि कलेक्टर और एसपी को मैंने एक दिन पहले बता दिया था कि बंदोबस्त बहुत ज़्यादा मात्रा में करें। प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर कहते हैं कि मेरी अमीनुद्दीन से बात नहीं हुई। तो क्या ये पहले से सब कुछ प्री प्लान था, तय था, कि पहले से पता था कि ये बंदोबस्त पहले किए जाने चाहिए थे लेकिन प्रशासन ने नहीं किए, ढिलाई बढ़ती? देखिए, कलेक्टर साहब के बयान को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे या किसी अमीनुद्दीन को? मैं नहीं जानता हूँ कि अमीनुद्दीन का क्या पद है, क्या कद है। कोई पद का भी मुझे नहीं मालूम है उसके। अमीनुद्दीन ने अगर इस चीज को कहा तो ही सीरियस रहेगा। कौन अमीनुद्दीन है, उसका क्या पद है, क्या कद है, ये तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन कलेक्टर का एक पद भी होता है और कद भी होता है। मैं सोचता हूँ कि कलेक्टर जो भी बात बोलेंगे गंभीरता पूर्वक बोलेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे गंभीरता। लेकिन अमीनुद्दीन नाम के शख्स ने अगर ऐसा बोला है तो उसका भी उसके पॉपुलर फ्रंट से कोई रिश्ते हो सकते हैं, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। तो जांच की जानी चाहिए। लगातार जो यहाँ पे माहौल है सुधारने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन हालात जो हैं उनको देख करके लगता है कि एक माहौल जो है वो इस तरीके का बनाया गया था जिससे कि जहन में डर और दहशत बन सके। आज यही हाल है करौली के कि लोग अपने प्रॉपर्टी के सामने तख्ती लेकर खड़े हैं कि ये प्रॉपर्टी बिकाऊ है और पलायन को मजबूर हैं। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, करौली।